बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ तेज़ी देखने में आई। एक तरफ पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी पुरमुतमईन दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा के अगर बयानात देखें, बयान वो यही देते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है नाकाम होगी, लेकिन किस तरीके से होगी इसका किसी को यकीन नहीं है। इसका अगर यकीन है तो वह सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को है, जो अपने वो कई जलसों के अंदर बात ये कर चुके हैं कि मैं बताऊंगा कि तहरीक अदम एतमाद का नाकाम किस तरीके से होगी और अगले 5 साल भी इन्हें हमारा ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों जमातें, हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका जमातें एक ही दिन पे एक ही जगह पे जलसा करना चाहती हैं। उससे तसादुम का खतरा भी हो सकता है, रेड जोन की सिक्योरिटी भी मुतासर हो सकती है। तो इस ज़मन में आज की समात हुई। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि तसादुम से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते थे कि दरखास्त हमने नहीं दी, ये तीसरे फरीक ने दी है और तीसरे फरीक के बारे में ये समात हुई है और इस समात पे हम भी मुतमईन हैं। जबकि हुकूमती वज़रा ने कुछ नाराजगी का भी इजहार किया कि अहसन मून अपोजिशन के साथ क्यों खड़े हुए थे। तो आज के इस पूरे सिनेरियो के तनाजुर में देखते ये हैं कि 19 तारीख को चेयरमैन पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, पहले वो मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू का आगे बढ़ाते हैं। आप कानून का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप आईन का खिलाफ वर्जी करेंगे और हमारा अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये तो थी 19 तारीख की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। आज के दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्या कहना था, वो भी मुलाहिजा कीजिए। बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। मुतहिदा अपोजिशन ने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि ये जो आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से, हमारे भाई हैं, पूरी कौम उनके लिए फर्श राह है, पूरी कौम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदेद कह रही है। हमने तो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए। और अब इसके साथ साथ सुनते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने अपोजिशन के बारे में क्या कहा है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। अपोजिशन को तकलीफ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है। OIC के खिलाफ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है, इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। इस वक्त एक जो मुहिम चलाई जा रही है फौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी है। ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के जो अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब सियासत जो है वो अदालत के कटहरे में भी खड़ी है। एक तरफ मामला है तसादुम से बचने का, दूसरी तरफ मामला है मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के हवाले से आइन की तशरीह का, और तीसरी तरफ मामला यह है जो अपोजिशन लेके गई हुई है कि स्पीकर ने आइन से इनहराफ करते हुए 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया, इजलास उसके बाद बुलाया गया। अब OIC वज़राए खारजा इजलास को जवाज़ बनाकर स्पीकर की जानिब से तारीख 25 का दिया जाना, जो अपोजिशन के लिए आइन से इनहराफ है और हुकूमत के लिए यह है कि कौन सी कयामत आ गई है अगर 2 दिन इजलास ताखीर का शिकार हो चुका है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन का अगर बयान देखें OIC इजलास के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब खैर मकदम करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि इसका एजेंडा अफगानिस्तान से मुल्हिका है। अब ये OIC वज़राए खारजा इजलास और 25 तारीख को बुलाया जाने वाला इजलास, क्या आप देखते हैं कि अपोजिशन इसमें तसादुम करेगी फिर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो यासर, आज का दिन और कल की सुबह पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नवीद की है कि वो मुल्क जहाँ पे क्रिकेट की टीमें क्रिकेट खेलने नहीं आती थी, वो मुल्क जहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का मेला नहीं लगता था, वहाँ पे टीमें भी मौजूद हैं, मेले भी लग रहे हैं, और सबसे बढ़कर कि दुनिया की, मैं ऐसे कहूँगा, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस OIC वो पाकिस्तान में हो रही है।
और उस वक्त में हो रही है जिस वक्त में भारत ने मुकम्मल कोशिश की, अमेरिका ने मुकम्मल कोशिश की, इसराइल ने भरपूर कोशिश की। इन तमाम कोशिशों और उनके सहूलतकारों की कोशिशों और सहूलतकारों की सियासत के बावजूद भी आप देखें, क्या कोई एक ऐसा ओआईसी में मुल्क है जो इसमें नहीं आ रहा? कोई एक मुल्क है? नहीं। और तो और अब तो चाइना भी आ गया भाई। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं वो पता किस लिए आए हैं, पता ना आपको? जी। ये क्या ये पाकिस्तान के लिए दिन नहीं है? ये पाकिस्तान का दिन नहीं है? अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, पहले तो पूरी कौम को ये मुबारक हो, ये तहरीक इंसाफ, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या काफ लीग या किसी का नहीं, ये पाकिस्तान का दिन है। और पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो सियासी जमातें भी ठीक रहेंगी, और पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो सियासी जमातें शायद उस तरह ठीक ना रहें। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की इस कॉन्फ्रेंस में, इस पाकिस्तान में आने वाली कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराने में सॉरी बहुत अहम जो रोल अदा किया है वो सऊदी अरब ने किया है। पसे पर्दा रह के राब्ते करके इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है सऊदी अरब को, और सऊदी हुकूमत को बड़ा इस पर क्रेडिट जाता है। यह सारा बातें हैं कि आखिरकार क्या वजह थी, इतनी कौन सी जल्दी थी? क्या आपने 3.5 साल बर्दाश्त कर लिया? आपने 3.25 साल बर्दाश्त कर लिया और आप 6 दिन बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे मजीद? यासर, मेरे पास जो इतलात हैं यासर वो बड़ी खौफनाक सी इतलात हैं। इतलात ये है कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म के साथ कोई अहम जो मीटिंग हुई थी उसमें वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसे शवाहद दिखाए गए थे जो पहले ही लोग अदारों के पास मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर फंडिंग, पाकिस्तान के अंदर ओआईसी के इजलास को नाकाम करने के लिए किसने कहाँ पे क्या रोल अदा करना है, किसने किसको कहाँ यूज़ करना है, सब कुछ मौजूद था। अब जिस वक्त अब एक पैगाम जा रहा था और ये ड्यूटी लगी हुई थी बहुत सी कुव्वतों की कि एक पैगाम पहुँचाया जाए ओआईसी के बहुत से लोगों को, बहुत से वज़रा को, बहुत से एम्बेसडर्स को कि जनाब आप जिस हुकूमत में ओआईसी के इजलास में आ रहे हैं, ये तो ओआईसी के इजलास के दौरान ही शायद ना हो, शायद ये हुकूमत जो है इस महीना को पूरा ना करे। और इसकी बाकायदा 3 ऐसे गैर मुल्की सफ़ीर हैं जिनके पास मुख्तलिफ वफूद ने जाकर, अपोजिशन के कुछ लोगों ने जाकर ये बात पहुंचाई, जिस पर जो आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा और शेख रशीद ने कहा कि मुझे कई एम्बेसडर्स के फ़ोन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना उन्होंने कि जिन्होंने हमसे यही पूछा कि यह हो रही है, इसमें कोई खदशा है, कोई फलाह है, हम किस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हुई। तो यासर ये प्लानिंग का एक हिस्सा था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट मौजूद है। प्लानिंग का हिस्सा ये था कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, ये वज़ीर आज़म, मैं फिर कह रहा हूँ वज़ीर आज़म नहीं, इस रियासत पाकिस्तान के उस ओहदेदार के ख़िलाफ़ थी जो इस वक्त मेज़बानी कर रहा था, इसके बाद भी के ख़िलाफ़ 21 तारीख को ये इजलास होता। 21 तारीख के इजलास में वहाँ पर वो गुफ्तगू होनी थी और एक ऐसी आरा पार्लियामेंट के अंदर कैम करने की कुछ लोगों ने कोशिश करनी थी कि जिससे ओआईसी के लोगों को एक गलत मैसेज जाना था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाना था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो जो जिस मकसद के लिए, कश्मीर के मकसद के लिए, फ़लस्तीन के मकसद के लिए, अफ़गानिस्तान के मकसद के लिए, उम्मत मुसलमा के इकट्ठे होने के लिए जो इजलास हो रहा है वो नहीं जनाब, वो तो ऐसा नहीं है। वहाँ की तो पार्लियामेंट के अंदर से तो आवाज़ें कुछ और उठ रही हैं, वहाँ पर तो उन कुव्वतों के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं जो कुव्वतें इस इजलास को नाकाम करना चाहती थी। ये एक प्लानिंग थी यासर। राना साहब, अपोजिशन की राय ये है कि 21 तारीख को आप आइन की रूह के मुताबिक इजलास बुला लेते, 14 दिन के अंदर आप इजलास बुला लेते, रिवायत के मुताबिक जो रुकने असम्बली वफात पा चुके हैं उनकी फातिहा खानी होनी थी, उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाना था। आप मुलतवी कर देते, बेशक उसे 2-3 दिन के लिए मुलतवी कर देते, लेकिन आइन की रूह से गिरदानी तो नहीं ना, उसे गिरदाना ना कि इजलास में सिर्फ यही होना था। जरा इजलास की जरा पुरानी हिस्ट्री तो उठा के देखें, किस इजलास में एजेंडे के मुताबिक काम हुए, चले मुझे आप बता दें। वो ऐसे इजलास नहीं हुए कि जहां पे गालियां निकली हैं, जहां पे किताबें बजी हैं, जहां पे सर फटे हैं, नहीं हुए क्या? क्या चूड़ियां फेंकी गई, नहीं हुआ क्या? तो किस तरह अब आपको यह यकीन दहानी होगी कि ऐसा इजलास होगा? मैं आपको एक माजी की मिसाल दे देता हूं। आपने सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती के लिए
एक उनके मामले पे, यमन के मामले पे याद है, सऊदी अरब आपसे नाराज हो गया था ना, आपने एक इजलास बुलाया, उस इजलास का क्या हाल हुआ था, याद है आपको? भाई मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूं ये मुसद्दका इतलात है। इजलास मुलतवी हो जाना कोई मसला नहीं था। हुकूमत 4 दिन में, कौन सी हुकूमत ने ऐसा बाजा बजा देना है, कौन सा ऐसा काम कर देना है कि उस 4 दिन के काम से अगले आने वाले दिनों में अदम इत्मीनान से बच जाते। आप आइन की बात कर रहे हैं, क्या MNS को उठा के किसी और सिंध हाउस में या किसी ने रखना, ये आइन में मौजूद है? क्या आप फ्लोर क्रॉसिंग जिसके लिए शोर चाहते थे, एग्रीमेंट साइन किया आपने, मुसाके जमहूरियत साइन की, क्या वो सारा कुछ जो एग्रीमेंट के तहत हो रहा था उस पर सब कुछ भूल गए? ये कोई नहीं होता। इस मुल्क के अंदर जिसमें हम बैठे हैं, हमारे सियासतदानों को जो चीज़ सूट करती है वो आइन है, वो उसको कहते हैं आइन के मुताबिक है। जो उन्हें सूट नहीं करता वो आइन के मुताबिक नहीं है। क्या एक दूसरे के खिलाफ तकारीरें करना, एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को जेलों के अंदर रखना, भाई इन्होंने तो अभी 3 साल में इतना अंदर ही रखा जेल के जितना 9 साल या 10 साल या 11 साल मुस्लिम लीग नून के दौर में आसफ अली जरदारी साहब रहे थे। लेकिन यासर, क्या आपको नहीं पता, किसको नहीं पता किसको कहाँ पे क्या मिला, किसको नहीं पता कौन किस पे कितने में बिका, किसको नहीं पता किसको कितने में क्या, कौन कौन सी वजारत दी जा रही है, किसको नहीं पता कि आने वाले दिनों में एक वजीर खारजा जिसको नया वजीर खारजा बनाना है, अगर ये अपोजिशन का आ जाता है, मरहला आ जाता है, तो जिसको वजीर खारजा बनाना है उसकी मंजूरी आपको पता कहाँ से मिली है? वहाँ से मिली है जो चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ है, जो आपके इस इस्लामी ब्लॉक के ख़िलाफ़ है, और एक पार्टी का बड़ा ज़िम्मेदार शख्स है। आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि OIC का इजलास तो अफ़गानिस्तान के लिए हो रहा है। अफ़गानिस्तान इसराइल है? अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम होता है, अगर अफ़गानिस्तान के हमारे मुस्लिम भाइयों की मदद होती है, तो क्या ये जुर्म है यासर? नहीं, अखलाकी तौर पे आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो क्या एक अपोजिशन जमात का अहम रहनुमा जब टीवी पे खड़े होकर ये बयान देता है तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, इससे ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि बहुत बड़ी एक सियासी जमात का रहनुमा ये कह रहा है, उसको किस तरह उठाया जाता है? साहब, आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने इजलास जो ताखीर का शिकार बनाया वो इसलिए बनाया है कि 21 तारीख को ये कोई हंगामा कर सकते हैं? हंगामा करना था। 21 तारीख को ऐसी तकारीर होनी थी कि जिसका इंटरनेशनल सतह पे बड़ा गलत पैगाम जाना था। उसके बाद ये पैगाम दिया जाना था कि जनाब, आप जिस वज़ीर आज़म की दावत पे आए हैं, जिस वज़ीर आज़म ने आपको चेयर करना है, जिस वज़ीर आज़म ने आपको यहाँ बुलाया है, वो वज़ीर आज़म 4 दिन का भी नहीं रह गया, हमने इजलास के बाद उसे फारिग कर देना है। यानी फिर ये असल वजह थी, इसी वजह से जवाब ये बनाया गया कि असेंबली का जो फ्लोर है वो 23 तारीख तक ऑक्युपाइड है, इस वजह से इजलास नहीं हो सकता। जी बिल्कुल इसी तरह था। अच्छा। दूसरी बात है कि क्या इनको नहीं पता था, चले इस तहरीक के अदम इत्मीनान के पेश होने से पहले क्या इनको नहीं पता था OIC का इजलास हो रहा है? अगर ये अभी शबाशी साहब ने कहा जी हमने तो 24 तारीख के बाद कहा कि लोगों को इस्लामाबाद आए, तो क्या ये मोशन जो थी जितने दिन से रोकी हुई थी, क्या ये मोशन जो है ये उसके बाद नहीं हो सकती थी? या सर, अगर आप देखें कि ताने बाने मिलते हैं, ये पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ एक साजिश थी कि किस्त को हो ये इजलास। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, मेरे पास वो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो अदारों के पास भी हैं। अगर 3 महीने से नहीं हो रही थी करारदाद ये मोशन पेश, तो क्या फर्क पड़ जाता था? 24 को पेश कर देते थे, 25 को पेश कर देते। चले, ऑपोजिशन के जो सवालात हैं उसमें हुकूमती जवाब लेंगे। फारूक हबीब साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ना, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। तीनों निकात पे बात करेंगे इस वक्त। जो निकात मौजूए बहस हैं, एक ये कि इजलास को ताखीर से बुलाना आइन से इनहराफ है। दूसरा ये कि जलसे अगर एक ही जगह पे होंगे तो तसादुम का खतरा होगा। तीसरा ये कि मुनहरिफ अराकीन की नाइली के हवाले से आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू किया गया है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान इस वक्त किस दौर के अंदर से गुजर रहा है? OIC वज़राए खारजा इजलास का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा? बलोचिस्तान
पाकिस्तान का जो रेकॉर्डिक मंसूबा था उसमें पाकिस्तान $11 बिलियन के जुर्माने से बचा और अब $10 बिलियन का मुआहिदा, उसके असरात क्या पड़ेंगे सियासी तौर पे आने वाले दिनों में, मंजरनामा किस तरह का होगा और किसके लिए वो बेनिफिट होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने स्पीकर साहब के हवाले से कहा कि 14 दिन के अंदर उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, तो स्पीकर साहब किस चीज के मुर्तकिब हुए हैं, वो जरा बयान मुलाहिजा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन बाद पार्लियामान के लॉजेस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हुकूमत ने स्पीकर से आइन तोड़वाया। आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करे। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। स्पीकर ने सेशन को ना बुला के पहला आइन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया है। फ़ारूक हबीब साहब, गुफ्तगू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने मुलाहिजा की है, वो ये कहते हैं कि हमने इधर से तहरीक अदम एतमाद दायर की, उधर से आपने पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला कर दिया, फिर सिंध हाउस पे हमला किया, उसके अलावा आइन को तोड़ दिया, 14 दिन के अंदर इजलास भी बुलाया और इजलास भी ताखीर का शिकार कर दिया। लीगी रहनुमा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते थे बेशतर ऑप्शंस थे जहां पे आप इजलास बुला सकते थे। अगर ऑक्युपाइड भी था कौमी असेंबली का फ्लोर, तो आप किसी दूसरी जगह पे कन्वेंशन सेंटर में आप इजलास बुला लेते, आइन से इनहराफ तो ना करते। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो बिलावल झूठ बोलते हैं, या ये सियासी तौर के ऊपर नाबालिग हैं, या ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि किसी कौमी असेंबली से मोशन पास हुआ है जनवरी के महीने में, आज से 2 माह कबल, जिसमें ये कहा गया था कि 22 और 23 मार्च को कौमी असेंबली के अंदर इस्लामी सरबराही ताउन की जो तंजीम है OIC, उसका 48वां फॉरेन मिनिस्टर्स का जो रस्मी इजलास है वो होना है। जो भी राना साहब की मैं बात सुन रहा था, क्या इन्होंने उसी इजलास के ऊपर इन्होंने लेकर आना था? किस बैरूनी कुव्वत को ये खुश करना चाहते हैं? कभी ये कहते हैं हम धरना दे देंगे, हम OIC नहीं होने देंगे, उसके फौरन बाद इनको बड़ा सारा यूटर्न लेना पड़ता है। बुनियादी तौर के ऊपर स्पीकर के पास इख्तियार है, इससे पहले भी जो है वो स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। सबसे बड़ी सुबकी और नाकामी आज इनको अदालत में हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट बार के पीछे छुप के आज 3 लुटेरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, आपके इल्म में है। वहां पर पहला इनका सवाल ये था कि 14 रोज के अंदर जो इजलास नहीं बुलाया, ताखीर हुई है, उसमें इनको हुक्मनामा मिल गया कि आपका मामला पार्लियामेंट में, आप जाके पार्लियामेंट में ये मामला तय करें। वहां से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। दूसरा, ये जलसा रुकवाने के लिए थे। मुझे ये बताएं, एक तरफ ये कहते हैं कि हम जमहूरी पार्टियां हैं, ये जमहूरियत का प्रोसेस है, तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान का आइन जो है वो तमाम सियासी जमातों को पुरअमन जलसों की इजाजत देता है, तो ये जाकर वहां कह रहे हैं जलसे ही ना होने थे। अब अदालत ने जलसे के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अब इनको 2 खतरात थे। एक, इनको पता है कि इमरान खान ने 10 लाख बंदा बाहर निकाल देना है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, लोग इनके साथ नहीं खड़े, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, जो राणा साहब सबसे बड़ा मसला इनको पड़ा हुआ है, वो ये अपने मुंह से लॉन्ग मार्च का जो है वो हवाई फायर कर चुके हैं। वो हवाई फायर को का मतलब ये है कि ये उसको कहते हैं एक फोका फायर चला चुके हैं, जिसमें बंदे इनके पास निकलने नहीं है। तो ये अब किसी तरह छुपना चाह रहे थे कि हमें अदालत कह दे कि जनाब दोनों जमातें जो है वो जलसे ना करें और हमें लॉन्ग मार्च से बच जाए। अब कहते हैं अब तो मैदान सजा है, अब ये करें लॉन्ग मार्च, करें शौक पूरा, लाएं बंदे, पता चल जाएगा कंपैरिजन में कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं या इनके साथ खड़े हैं। आज 2 बड़ी नाकामियां जो हैं वो इनको हुई हैं, जिससे ये डेस्परेशन का शिकार हैं। जैसे जैसे जो है वो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दिन आगे जाते जा रहे हैं, इनकी डेस्परेशन में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। फ़ारूक हबीब साहब, इसमें कितनी सदाकत है? मेरी बात को छोड़ दें, इसमें कितनी सदाकत है कि ये बाकायदा आपके पास और अदारों के पास रिपोर्ट्स थी कि अगर 21 को इजलास होता तो उसमें ये काफ़ी गड़बड़ करते हो, ऐसी गुफ्तगू करते जो पाकिस्तान और OIC के हवाले से बड़ी ख़राब होती? देखें, इनसे कोई बेईद नहीं है राणा साहब, ये अपनी कौमी मुफाद के आगे जाती मुफाद को आगे रखते हैं। ये ब्लैकमेलर्स हैं, सबसे बड़े फ्रॉडिये हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे मौक़ों के ऊपर भी जो जहां मुल्क के मुफाद की बात हो, जहां उम्मत मुसलमान ने इकट्ठा होना है, जहां इत्तेहाद और यगानगत की बात होनी है, वहां भी ये चाहते हैं कि इनका एजेंडा आगे चले। तो इनसे तो कोई बेईद नहीं थी।
और मैं समझता हूँ कि स्पीकर ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया कि ये एक ऐसा कौमी मफाद का मामला है। 15 साल बाद OIC का जो है वो रस्मी इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बड़ी तादाद में वज़ीर ख़ारजा जिनको भी आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं उनको हम रसीद कर रहे हैं। बड़ी तादाद में डेलीगेशन आए हुए हैं। पाकिस्तान में दुनिया का इमेज आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान खारजी सतह के ऊपर पाकिस्तान का एक जिम्मेदार रियासत के तौर के ऊपर इमेज सामने आया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो वज़ीर आज़म ने काम शुरू किया था, जो आवाज बुलंद की थी, उसके ऊपर आलमी दिन मुकर्रर कर दिया गया है कौम मुत्तहिदा में। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों के तौहीन रसालत के खिलाफ और जो इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने का, मजहब के साथ जोड़ते थे, उसके खिलाफ 15 मार्च को जो है वो सालाना दिन मनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इनको ये कामयाबियां हजम नहीं होती। अपोजिशन को ये कामयाबियां हजम नहीं होती हैं। फरूख हबीब साहब, मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो मुनहरिफ अराकीन जो सामने आए उसके बाद बहुत सख्त जुमलों का तबादला किया गया, बहुत से अलकाबात से नवाजा गया। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी लीडर जो होता है वो बाप की तरह होता है, मैं आपको कहता हूं कि आप वापस आ जाएं, आपकी गलतियों को भुला दिया जाएगा। आप ये नहीं समझते कि कुछ ज़्यादा सख्त जुमले इस्तेमाल कर लिए गए हैं? अहमद हुसैन डेहर और दीगर मुनहरिफ अराकीन ये कहते हैं कि हम कसम खाने को तैयार हैं, आप साबित कर दें 1 रुपया भी हमने अगर लिया हो तो आप हमें फांसी पे चढ़ा दें। यहां तक उन्होंने बात की है। फिर वो ये कहते हैं कि बाप कैसा होता है जो ये कह दे कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको ये कहूँ, मुझे आप ये बताएं कि जो ये अमल कर रहे हैं क्या वो अमल जायज है? मुझे आप ये बता दें कि आप पार्टी की टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर ने आपको वोट डाला है। अगर आप 1 लाख, 1.25 लाख वोट लेकर आए हैं तो वो जो आपका एक वोट कौमी असम्बली में है वो 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटर की अमानत है। वो इमरान खान की अमानत है, उसमें वो आपको खयानत नहीं करने देगा। वो तो गम गुस्से का इजहार करेगा। और जब इस किस्म का मामला होता है तो फिर सोसाइटी में आवाजें तो उठती हैं। और आपके इल्म में जिस तरीके से हमारा माशरा बाउशाउर हो चुका है, तो लोग फिर ऐसे लोगों को, वो पुराने दौर गए जब छंगा मंगा हो जाता था, अब जो है वो माशरे में लोग उसका मुहासबा करते हैं। और आपने देखा कि वो मुहासबा होना भी शुरू हो गया। यही वजह है कि हमने इनको ये एक पैगाम दिया कि आपने अगर कोई गलती कर दी है तो उस गलती का तदारुक करें और वापस आप अपने घर में वापस आए। फरूख हबीब साहब, कितने लोग ऐसे हैं जो घर में वापस आने के लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में अब काफी समझ भी आ गई है और उनकी कैलकुलेशन, अंदाजे जो है वो गलत साबित हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी को अंडरमाइन कर रहे थे, उनको अंदाजा हो गया है कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी खराब हो गई, वर्कों में जाने के काबिल नहीं रहे। और जो इमरान खान की गाड़ी से नीचे उतरेगा वो जीरो हो जाएगा। माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। नहीं, आपसे कितने लोगों के राब्ते हुए फरूख हबीब साहब? काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं जिनको पैगामात दिए हैं, जिन्होंने कहा हमें दबाव डाला गया है। किसी के कोई अजीजो कारब की कोई नौकरी करता था सिंध के अंदर, उसको उसकी नौकरी से फारिग करने के तौर पे ब्लैकमेल किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारे हकाइक आइंदा दिनों में। फरूख हबीब साहब, आप भी समझते होंगे ऐसे वक्त के अंदर कि जब महंगाई भी उरूज पर हो, सारी ऑपोजिशन आपके खिलाफ हो, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके खिलाफ जाते हों, लेकिन ऐसे वक्त में सरबराह ममलिकत ये कहे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूंगा और उसको सराहा भी जाए, अवाम से फिर से मोटिवेट होना शुरू हो जाए। और फिर वो जो लोग गए हुए हैं जिनको आपने अलकाबात से नवाजा और उस पर सराहा जा रहा है हुकूमत को, उन्हें वापस आप किस सूरत में कबूल करेंगे? क्या उससे वो जो फेम है उसको कदगन नहीं लगेगी? नहीं, देखिए, कदगन का मामला नहीं है। आप देखें कि अगर जमीर फरोशी का या जमीर खरीदारों का रास्ता हमने बंद ना किया, ये तो सिलसिला चलता जाएगा। इसी वजह से हम इनके आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए लेके ये जाएं, शौक पूरा करें, वोट कास्ट करेंगे, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही, ये टिश्यू पेपर की तरह इनको इस्तेमाल कर लेगी जरदारी, शहबाज, फजलुर रहमान, इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की आवाम किस तरफ जा चुकी है। वो एक शऊर का एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर इदारे भी मौजूद हैं, आज़ाद मीडिया भी मौजूद है। अब ये तमाशा तो नहीं हो सकता कि आप सेनेट में भी खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करें। किसी मुंतखब वजीर आजम को खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। फरूख हबीब साहब, 27 को आप इस्लामाबाद, 27 को वो भी इस्लामाबाद, दोनों के जुलूस बेशक जलसे लहदा रूट से एक है, जगह एक ही जगह से गुजर के जाना है। खुदा ना हास्ता तसादम हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है तो हक में वक्त तो आप हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि हमने अपना जलसा पहले अनाउंस किया और उसमें हमने ये भी अदालत में भी यकीन दहानी करा। मार्च तो उनका 9 अनाउंस हुआ है, कैसे 6 माह पहले। सुन लेना, नहीं, उन्होंने 23 मार्च का बोला था। आपने तो रिक्वेस्ट की थी कि आगे ले जाएं। सुन लेना, ये 25 मार्च को जलसा कर ले इस्लामाबाद के अंदर, हमें कोई एतराज नहीं। तसादुम तो ये चाहते हैं
और हम तो तसादम के ना हक में है, ना हम चाहते हैं, और ना हम चाहते हैं कोई कानून अपने हाथ में ले। अगर कोई कानून चले ये मुझे बता दें, 25 को आप इजलास बुला रहे हैं, अदम इजलास हो रहा है, इजलास मुलतवी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए, या इसी इजलास में इसी दौरान में 7 दिन के अंदर अंदर अदम इत्माद की तहरीक आ जाएगी? नहीं, देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लिमानी रवायत है, ख्याल जमान जो औरत सिंह है वफात पा गए और रुकने कौमी असम्बली थे, तो जब भी कोई रुकने कौमी असम्बली वफात पाता है तो इजलास फातह खानी के बाद जो है वो मुलतवी हो जाता है, और उसके बाद ये स्पीकर साहब का फैसला है कि वो किस दिन नेक्स्ट जो है वो इजलास को बुलाएंगे। मेरे ख्याल में जल्द इजलास को बुला लेंगे और तमाम आईनी और कानूनी ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए ही इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़े। इसका फैसला उसी वक्त किया जाएगा? खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है स्पीकर साहब 1 हफ्ते के लिए इजलास मुलतवी कर दें। देखें, ये तो स्पीकर साहब का फैसला है, स्पीकर के ऑफिस का फैसला है, और मैं समझता हूँ कि स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो ये फैसला हुकूमत का नहीं, ये फैसला उनका है। चले 63 डे के हवाले से बेंच बन गया, बेंच बनाया जा रहा है, 24 से उसकी समाअत शुरू हो गई, तो आप तो चाहेंगे कि जब तक इसका फैसला हो जाए तो उसके बाद अदम इत्माद के मरहला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका फैसला होना जो है वो बड़ा जरूरी है और एक बड़ा अहम सवाल है जो अदालत के सामने है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइन की तशरीह की है। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, जिसमें मैं समझता हूँ कि कानून बनाया क्यों जाता है। ये तो नहीं है कि एक बंदा इरादा कत्ल से बंदूक उठा के लूट करके आपके ऊपर तान ले और आप देखते रहे कि अच्छा चलो यार ये आपको मार दे और आप कत्ल हो जाएं, तो फिर 302 का मुकदमा भी होगा और दीगर दफात भी लगाएंगी। भाई यार, लोग ऐलान कर रहे हैं टीवी के ऊपर, उन्होंने जमीर फरोशी की हुई है, तो उनको रोकना किसने है? उनको उसी कानून ने रोकना है। फर्रुख हबीब साहब, फर्ज कर लीजिए 14 मुनहरिफ अराकीन हैं और आप मुकदमे में जीत भी जाते हैं, वो तमाम नाअहल भी हो जाते हैं, 14 गए, 165 पीछे रह गए, अक्सरियत फिर जाती रहती है, फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अक्सरियत का मामला नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मामला है वो राइट एंड रॉन्ग का मामला आ गया। सही, यहाँ पर अब हम एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की मजबूती की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत को जमीर फरोशों से और जमीर खरीदारों से पाक करने की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे इसमें हमें कामयाबी होगी, हमारे 172 के नंबर भी पूरे होंगे और वज़ीर-ए-आज़म के पास सादा अक्सरियत भी होगी और वो अपना टाइम भी पूरा करेंगे। आइंदा 5 साल भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, आप आइंदा देखें। चले फर्रुख हबीब साहब, ये तो मुझे बता दें, आप जो तवक्को कर रहे हैं 63 कि अगर अदालत में वो तशरीह नहीं होती, 1% मैं कह रहा हूँ, जो आप तवक्को कर रहे हैं, और ये लोग वोट कास्ट कर जाते हैं और उसके बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, कि यहाँ आप उस वक्त जब ये वोट कास्ट करने आती है, आपकी क्या हिकमत अमली है? क्या आपने भी कोई 20, 25, 30 ऐसे परिंदे रखे हुए हैं कि जो उस दिन अपने घोंसलों में नहीं जाएंगे और गायब हो जाएंगे? राणा साहब, आप माशाल्लाह बड़ी नज़र रखते हैं, हमने भी, हमारे पास भी बहुत सारे कार्ड्स पड़े हैं, ये अपने पत्ते शो कर चुके हैं। अभी वक्त आने दें, हम आपको जो है वो बहुत सारे कार्ड्स भी दिखाएंगे। तुरब का पत्ता भी जो है वो हमने अपने पास रखा हुआ है। हम तो ये बड़े सुकून, तुरब के पत्ते में कोई आर्डर है? हम बड़े सुकून से चीजों का जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। बेचैनी और इस्तराब जो है वो इनकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं। आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां जो है वो इन्होंने इन दिनों के अंदर कर ली हैं। अभी वो कहते हैं ना कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। लेकिन फर्रुख हबीब साहब, बसाद एहतराम, बातें कुछ हलकों में गर्दिश कर रही हैं कि तुरब के पत्ते के हवाले से किसी वफाकी वजीर को पता तक नहीं है, लेकिन पता है जरूर और उसका खान साहब को पता है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुल्क के लीडर हैं, लीड कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा हिकमत अमली उनके पास बेहतरीन होती है, और मैं समझता हूँ कि उसका मालूम भी जो है वो उनको होना चाहिए, और वो पता ही क्या जो सबको पता हो। तो मैं समझता हूँ कि कप्तान ने हमेशा जो है वो आखिरी बाल तक फाइट की है, और आप देखेंगे कि हमने ना सिर्फ अभी इनको एक्सपोज कर दिया है, अब आप देख लें कि पूरे माशरे में लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं। जो हमारे क्रिटिक्स भी थे वो भी इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ना मीडिया में कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी नाकामी है और हमारी ये बहुत बड़ी फतह है।
यही बहुत बड़ी नाकामी है उन मुनहरिफ अराकीन की कि उन पर तनकीद हो रही है, और यही कामयाबी है हुकूमत की। हुकूमत इस वक्त हार और जीत का नहीं सोच रही, हुकूमत अच्छाई और बुराई का सोच रही है और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहती है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे अपोजिशन मिलेंगे, अपोजिशन की तैयारियों पर भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अगर इजलास ताख़ीर का शिकार हो गया है और वो किसी ख़ास वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ और वह दिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिन है, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाना है, तो फिर इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? अपोजिशन इस पे वावेला क्यों मचा रही है? दूसरी बात ये, हुकूमत ये समझती है कि ये हार और जीत की जंग नहीं है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई की जंग है, और इसी वजह से जो 27 मार्च का जलसा है उसे अमर बिल मारूफ के नाम से मंसूब किया गया है। हुकूमत ये समझती है कि हम हार के भी जीते हुए हैं और अपोजिशन जीत के भी हारी हुई है। अपोजिशन फिल वक्त ये समझती है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत घर जाएगी और कोई नया वज़ीर आज़म मसनद इक़्तिदार पर बैठेगा। किस तरीके से बैठेगा, हुकूमती मौक़िफ़ के सद तक सच है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है के रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना तनवीर साहब, कुछ देर पहले बात हो रही थी फ़ारूक हबीब साहब से। फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं अच्छाई और बुराई की जंग है, ये हार और जीत की जंग है ही नहीं, ये जंग है अच्छाई और बुराई की। इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि जो तनकीद भी करते थे हम पे, वो हमें सराह रहे हैं कि आप लोग सच्चे हैं, सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने लोगों को खरीदा है, हमारी जीत इसी में ही है। यानी लगता ये है कि हुकूमत अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की प्लानिंग कर चुकी है और वही समझती है कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठना हमारी सबसे बड़ी जीत है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं हैरान हूं कि ये कौम को जो समझते हैं ना कि कोई शऊर नहीं है या समझते नहीं है। पहले मैं एक बात बताऊं, जो आपने बात की है कि ये अभी हक और सच की बात कर रहे हैं या अमर बिल मारूफ की बात कर रहे हैं, ये इनको सारी चीजें अब याद आ रही हैं। इन्होंने 3.5 साल या उससे पहले भी इतने झूठ बोले हैं, इतने यू टर्न लिए हैं, इतनी बेअसूलियां की हैं, बद अखलाकियां की हैं, गंदी जबान इस्तेमाल की है। पहले रियासत मदीना का नाम लिया, इनको वो लोगों को ये चकमा देते रहे, सियासी चकमों के अलावा जो वादे इन्होंने किए। अब जो बाकी बात रह गई थी अमर बिल मारूफ पे होगी। भाई, अमर बिल मारूफ तुम्हारी अपनी जो तकरीरें हैं, तुम्हारी अपनी बातें हैं इस चीज़ के मतलब कि अगर कोई बंदा मेरा MNA मेरी परफॉर्मेंस से, मेरी पॉलिसी से खुश नहीं होगा तो मैं वो छोड़ जाए और मैं उसको वेलकम करूंगा। अभी आपने जो बात की, वो पंजाब के जो इन्होंने MP हमारे काबू किए हुए हैं 5-6, इनको उस वक्त तो कोई याद नहीं आया कि ये हक और सच की बात है या आप क्या बात कर रहे हैं। फिर अभी जो चंद दिन पहले इनके एक सीनियर मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते थे कि जी 8-9 MNA तो मैंने अपोजिशन के तोड़े हुए हैं। वो इनको नहीं पता कि ये क्या बयान आप देते रहे हैं। अब जब बात आ गई है कि भाई इनकी पॉलिसियों से तंग आके लोगों को वो सामने हैं, खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल पे आ रहे हैं। अभी मैंने एक प्रोग्राम में उनका देखा है, एक MNA मुनर्रफ MNA का लिखा होता, मुनर्रफ MNA, वो कहते हैं जी ये इन्होंने 3.5 साल क्या किया है, 3.25 साल क्या किया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कोई बंदा इस तरह तो नहीं चमक सकता कि मेरी सीट चली जाएगी, वो सीट की कुर्बानी करते चली जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ इस किस्म के चकमे देना, इस किस्म की बातें करना, वो तो रो रहे हैं, इनके चेहरे देखें कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, बैठे तो सही अपोजिशन में, इनको पता चले कि किस, और जो इन्होंने 3.5 साल किया है, करप्शन की दास्तानी है, बेड़ा गर्क कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर पे के 100 इल्जामात है। मेरे अपने हल्के से किसी ने मुझे बड़ी रिसर्च करके बताई है कि वहाँ पे एक जमीन का बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसकी डिक्लेरेशन ही नहीं है इनके कागजों में, ना इलेक्शन कमीशन में, ना इनकम टैक्स में, ना किसी जगह। तो मैं समझता हूँ ये बातों की हद तक ठीक है, ये बयानबाजी, जलसों में जाकर बातें करनी, लोगों की करोड़ ले आने पटवारियों। राना साहब, जरा सियासत में बात करते हैं। आपके पास सियासत की बड़ी करीब की खबरें होती हैं और बड़ी अहम खबरें होती हैं। इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादियों के आपसे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है। किस दिन हुकूमती इत्तेहादी आपके साथ मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर ऐलान करने जा रहे हैं? 24-25 मेरा ख्याल करीब आप देखेंगे 1-2 दिन की बात है। मेरा ख्याल ये चीज़ें सारी, अभी जो बात आपने की कि शोर शराबे वाली के असेंबली का इजलास, तो मैं समझता हूँ कि असेंबली का इजलास अगर इनकी नीयत ठीक हो
8 तारीख को हमने रिक्वेजिशन दी थी, तो वो इनको पता था कि ये 22 को टाइम पूरा होना है, तो उस वक्त ये OIC के दिन होंगे, OIC की मीटिंग के, तो उससे पहले ये 15 दिन में मैनेज कर सकते थे कि वो मीटिंग कर लेते। लेकिन वो बात छोड़े, वो तो ऐसी बातें कर दे, उन्होंने डेविएट किया है, सरियन किया है, जानबूझकर किया है, वो तो अलग बात है, देखा जाएगा उस पर। जो आपने ताजियों वाली बात की है, वो इसी में कहता हूँ, जब OIC हो रही है तो उस वक्त मेरा हाल है, आपको हम चाहते हैं ये OIC गुजर जाए, तो आप देखेंगे कि ये किसी वक्त आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट हो जाएगी सारी ताजियों की तरफ से, इंशाअल्लाह ताला वो मामला। राना तनवीर साहब, आपने 3.5 साल या 4 साल इस हुकूमत को देखा जो इत्तेहादियों के सर पे खड़ी थी। अपोजिशन ये कहती थी कि अक्सरियत इनके पास है नहीं, इत्तेहादियों से ये हुकूमत ब्लैकमेल होती रही और इत्तेहादियों को ये कुछ दे भी ना सकी। अब ऐसे वक्त में आप नौजमाती इत्तेहाद के साथ आए हैं और उसके साथ साथ आप हुकूमती अरकान को भी अपने साथ मिला रहे हैं। कल को कोई इत्तेहादी जमात भी मिल जाती है तो क्या गारंटी है कि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी या फिर अगर 1.5 साल वो गवर्नमेंट चलती है तो वो बहुत सही तरीके से चल जाएगी, उसमें किसी का मफाद को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा या खाना जंगी नहीं हो सकती? देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ, एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और वो इलेक्शन जो शफाफ हो, एक साफ सुथरा इलेक्शन हो। पाकिस्तान को उसकी बहुत अशद ज़रूरत है उस इलेक्शन की। मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी कह रहा हूँ, मेरा अपना जो तजर्बा है या जो मेरा अपनी सोच है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जो जिस गंभीर मसाइल में ये गिरा हुआ है, जो क्राइसिस हैं या जो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक हैं, सिक्योरिटी के हैं, दूसरे जितने भी आप समझ लें, गवर्नेंस के हैं, तो तभी इन मसाइल से निपटा जा सकता है, इन चैलेंजेस से, जब एक साफ शफाफ नया इलेक्शन हो जाए। और ये कोई अर्ज नहीं है, तो 3.5 साल, 4 साल हो गए हैं। 26-23 दिन बाद इंडिया में इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन के बाद 23-26 दिन बाद दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो गया था, तो वो उस वक्त गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है ना, ये इनको देखना चाहिए। इस लिहाज से स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी हमें अशद जरूरत है। राना साहब, आपने अक्सर हमारे प्रोग्रामों में भी और दीगर चैनल्स में भी ये बात की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी ये बुरी सेटअप में इन हुकूमत को अदम इत्मीनान की सूरत में हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत नहीं लेना चाहती। लेकिन अब पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो ये क्यों? क्या अब कोई हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि नून लीग समझती है कि हमें ही हुकूमत में आना चाहिए? नहीं, वो देखें, सारे हमारे जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी हैं तो आपका हक है, आप संभालें। और वो जरूरी हम इसलिए चाहते हैं कि अगर कहीं पे उस दिन भी ये हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं कि वोट और नो कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म ही ना की जाए और ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये भी राना साहब, आप पहले भी एक बड़ी जमात थे, पहले भी आपके पास ज़्यादा अक्सरियत थी, लेकिन आपके साथ सेनेट में हाथ हो गया चेयर अपोजिशन लीडर के वक्त, तो आप अचानक आप किस तरह समझते हैं कि अब आपके साथ कोई ऐसा नहीं होगा? ये तो नहीं कि हुकूमत आपको देकर वो सारी आने वाले मसले आपके गले में डाल दिए जाए? नहीं, लेकिन हम तो जरूरी मामला हल करना चाहते हैं। कोई लॉज या रिफॉर्म की कोई ऐसी इलेक्शन लॉज में या दूसरे लॉज जो हैं, जो इन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं उस किस्म के, जो हम समझते थे कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है या सिस्टम के मफाद में नहीं है, तो वो मेरा हाल है दुरुस्तगी के बाद हम इलेक्शन को ही प्रेफर करेंगे। उसकी तरफ हम जा रहे हैं और उसके लिए में भी 2-3 महीने की जरूरत हो, 2-3 माह की ज़रूरत हो सकती है। राना साहब, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बयान दिया और जिस तरह की मुनहरिफ अराकीन के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चली है उनके कारकुनान की जानिब से, उनके हल्के के लोगों की जानिब से, अरे वो बयान देते हैं वापस आने का कि मैं बाप हूँ, बाप की तरह कह रहा हूँ, वापस आ जाएँ, गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। अब ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि खदशा है कि कुछ अराकीन वापस भी जा सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो इन्होंने रवैया अपनाया है उन अराकीन के तलक, वो मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मजम्मत है कि वो एक इलेक्टेड लोग हैं और मोस्टली आप देखें वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हुए हैं। आप उनको देखेंगे ना तो उनमें बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं और बाद में ज्वाइन की है। राना साहब, एक आखिरी सवाल, पंजाब की वजारत आला चौधरियों को देने का फैसला हो गया या हमजा शहबाज होंगे? नहीं, ये जो टाइम है ये तो मेरा ख्याल है इस पे हमें शायद कोई इतराज नहीं है कि चौधरी शहबाज आ जाए। तो ये जो टाइम अभी हम जनरल इलेक्शन से पहले वाली बात कर रहे हैं,
तो उस पर मेरा ख्याल है अभी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अगर वो उनका हो जाए फैसला तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून तैयार है कि चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब बन जाए, मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज़ नहीं? मेरा ख्याल है हमें कोई इतराज़ नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने यानी जनरल इलेक्शन से पहले वज़ीर आला बनने पर कोई एतराज़ नहीं है। और आने वाले दिनों में अपोजिशन ने जिस तरह मुनहरिफ अराकीन को अपने पास रखा और जिस तरह हुकूमत में गेमिंग की है, ये नंबर्स गेम तब्दील होते नहीं दिखाई देते। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज की मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मिलेंगे इसी वक्त। अल्लाह निगहबान।